बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम चंद इकोनॉमिक टर्म्स को जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट 80% वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है और इन डेज में और कमिंग डेज में इकोनॉमिक क्राइसिस विल बी द मोस्ट हॉट टॉपिक। सो बीइंग अ एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू शुड मस्ट नो अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19। 99% चांस है कि इकोनॉमिक रिगार्डिंग क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आएगा और ऐसे के आने के भी चांस हैं। सो हम इन लेक्चर सीरीज में इकोनॉमिक के टॉपिक को हर डायमेंशन से कवर करेंगे। सो लेट्स मूव। ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिन्हें एक एक करके हम डिटेल में अभी देखेंगे। जीडीपी, ये लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जो कि एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की। इसे हम उर्दू में मजमूई दाखिली पैदावार कहते हैं। बेसिकली जीडीपी एक स्टैंडर्ड है जिसकी बेस पर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को जज किया जाता है। जीडीपी में तमाम अशिया शामिल होती हैं जो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उस कंट्री में बनाई गई, और सर्विसेज शामिल होती हैं। सर्विसेज मीन्स अगर आप ट्रैवल करते हैं और रेंट आप पे करते हैं वो सर्विसेज में आता है, और अगर हेयर कट करवाते हैं जो पैसे पे करते हैं वो भी सर्विसेज में आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जीडीपी में सेकंड हैंड चीजें काउंट नहीं होती। 2019 में जो चीजें बनाई हैं वो 2019 की जीडीपी में काउंट हो गई हैं, वो 2020 की जीडीपी में शामिल नहीं होंगी। और इस टर्म को सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया था 1991 में। और आपको बताता चलूं कि जो सा पाकिस्तान की जीडीपी है करंटली 2020 में एक्सपेक्ट की जा रही है $340 बिलियन होगी, और अगर ट्रिलियन में देखा जाए तो ये $1.191 ट्रिलियन बनता है। और इस दफ़ा जीडीपी का जो सा ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है। इट मीन्स दैट ग्रोथ नहीं हुई जीडीपी में, -1.55% जो सा इसका ग्रोथ रेट रहा है इस साल, और पिछले साल बहुत अच्छा था 3.35%। ये चंद एक बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड के अंदर। ये सबसे पहले जो सा अमेरिका है, इसकी जो सी जीडीपी है वो $21.14 ट्रिलियन है, और उसके बाद चाइना आता है, इसकी जीडीपी है $14.14 ट्रिलियन, और उसके बाद जापान है, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जो सा है वो जर्मनी है, वो फोर्थ बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद इंडिया है जो कि फिफ्थ बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीडीपी सबसे ज़्यादा अमेरिका की है और पूरी वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस भी इसका फिलवक्त सबसे ज़्यादा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि चाइना जो उनकी नेक्स्ट सुपर पावर होगी जो इकोनॉमिकली डिफीट करेगी अमेरिका को। सेकंड टर्म है इन्फ्लेशन, जिसे उर्दू में महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वर्थ में कमी आती है। महंगाई तब होती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट मीन पैदावारी लागत, रॉ मटेरियल और वेजेस में इजाफा हो जाए, और जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए मीन कंज्यूमर आर विलिंग टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट्स। इसकी एग्जांपल आप आटा बहरान, चीनी बहरान या पेट्रोल बहरान से ले सकते हैं। फाइनली इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती। थर्ड टर्म डिफ्लेशन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स चीजों का सस्ता होना। जब प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए और आगे कंज्यूमर ना हो तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हैं, ट्रैवल कंपनीज बंद हैं, सो ऑयल कंज्यूमर्स हैं ही नहीं मार्केट में। तो आपने देखा कि अमेरिका में 37% तक ऑयल प्राइसेस चली गई, डिक्रीज हो गई 37% तक। कोई बायर है ही नहीं था और इनकी इकोनॉमी को बड़ा धचका लगा। सऊदी अरेबिया में हिस्ट्री का लोएस्ट प्राइस है ऑयल की, जो कि $84 बिलियन पर बैरल से $22 पर बैरल पर आ गई, और एक बैरल में 15 लीटर ऑयल होता है। सो डिफ्लेशन इज अ साइन ऑफ वीकनिंग इकोनॉमी। जी, तो जब कंज्यूमर है ही नहीं था तो तब क्या हुआ, $84 से $84 का एक बैरल, उसकी अब प्राइस $22 है एक बैरल की। तो इतनी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में कमी आ गई, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा, सऊदी अरेबिया की और इसी तरह अमेरिका की भी। तो लिहाजा डिफ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, उसकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। फोर्थ टर्म रिसेशन विच इज अ बिजनेस साइकिल कंट्रैक्शन मींस ड्यूरिंग दैट पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा होता है, और अगर ऐसा 2 क्वार्टर्स मीन 6 मंथ्स तक चलता रहे इकोनॉमिक ईयर में, तो बिजनेस में इस चेंज को रिसेशन कहते हैं। और ये होता कैसे है, जब बहुत ज़्यादा हद तक अखराजात में कमी आ जाए।
हिस्ट्री में एक पिछला रिसेशन अमेरिका में आया है 2007 से 2019 में, इसमें हाउसेस की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और जो सा रियल एस्टेट का बिजनेस था बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। और अब जो सा दूसरा रिसेशन है वो कोविड-19 की वजह से आया हुआ है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर। फिफ्थ टर्म में डिप्रेशन, काफी लंबे अरसे तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेगेटिव जो सा ग्रोथ होता है उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को जानने के लिए इसकी लेंथ को जानना पड़ता है, मींस जॉब जो सा अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा कमी हो जाना और उसके बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना अनएम्प्लॉयमेंट्स में, और इसके अलावा जो सा क्रेडिट्स है इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाना। क्रेडिट्स मींस अमाउंट जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास हो। रिसेशन अगर 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक रहे तो ये डिप्रेशन कहलाता है। सिक्स टॉपिक फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन और जो अखराजात हैं उनको इस तरह यूज़ करती है कि कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाए। मींस किस इंस्टीट्यूट के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, टैक्सेस लगाने हैं या नहीं, न्यू प्रोजेक्ट्स कौन से स्टार्ट करने हैं, ये सब फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। टैक्स को कट करना और इंक्रीज करना गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर, ये एक एग्जांपल है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की। 7 टर्म है इंटरेस्ट रेट्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं और आप वो 10,000 रुपीज़ एक बैंक को पे करते हैं। बैंक आपको ये कहता है कि अगर आप हमें ये 10,000 रुपीज़ देंगे ना तो हम आपको 1,000 के पीछे या 5% आपको देंगे 100 रुपीज़ के पीछे 1 साल के बाद। अगर 1 साल तक ये 10,000 रुपीज़ आप हमें दिए रखेंगे तो 100 रुपीज़ के पीछे हम आपको 5 रुपीज़ देंगे। इट मीन्स दैट कि 5% इंटरेस्ट है आपका। अब क्या होगा, अगर 1 साल गुजरेगा, बैंक आपको उस 10,000 की बजाय आपको देंगे 10,500। अब बैंक आगे क्या करेगा जी, बैंक ये 10,000 रुपीज किसी को लोन के तौर पे दे देगा और बैंक उससे कहेगा कि अगर 1 साल तक आप वापस नहीं करोगे तो 1 साल बाद हम आपसे हर 100 रुपीज के पीछे 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये जो सा 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसे इंटरेस्ट कहते हैं। इसे हम कॉमन वर्डों में सूद भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। इंटरेस्ट को हम सूद कह सकते हैं, ठीक है। और बैंक उसे कहेगा कि हम 100 रुपीज के पीछे आपसे 10 रुपीज लेंगे। अब 1 साल के बाद बैंक ने जिससे वो 10,000 रुपीज दिए हुए हैं, बैंक उससे 11,000 रुपीज चार्ज करेगा 1 साल के बाद। और बैंक क्या करेगा, उसमें से 10,500 रुपीज उस बंदे को दे देगा जिससे उन्होंने पैसे लिए हुए थे और 500 रुपीज खुद रख लेगा, जो उनके अपने अखराजात वगैरह होते हैं, अपने मुलाजमीन के जो भी होते हैं एक्सपेंडिचर्स, वो उनमें लगाएगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक्स इस तरह वर्क करते हैं। मेन बैंक्स कोऑर्डिनेशन करते हैं 2 लोगों के दरमियान, और बैंक्स के पास अपने भी पैसे होते हैं और बैंक जो उनसे होते हैं खुद भी कारोबार वगैरह करते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम वगैरह, शेयर्स वगैरह इनके होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स पेड बाय बोरर्स फॉर द मनी दैट दे बोरो, उस मनी के लिए उन्हें पे करना पड़ते हैं जो वो उधार लेते हैं। समझ लगी होगी आपको इंटरेस्ट रेट की। बैलेंस ऑफ ट्रेड 8 टर्म जो सी, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो सी इंपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपोर्ट्स के इक्वल होती हैं, तब इकोनॉमी बैलेंस होती है उस कंट्री की। मतलब जो चीजें आप बाहर भेज रहे हैं, जितनी अमाउंट की बाहर भेज रहे हैं उतनी ही करेंसी से या उतनी ही अमाउंट में आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, तो इट मीन्स दैट इकोनॉमी बैलेंस चल रही है आपकी। अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही होती, वो कहाँ से पता चलेगा, अगर एक्सपोर्ट्स आपकी जो सी ज्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स आपकी कम हो जाएं, तो इट मीन्स दैट आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो कम हो जाएं और जो सी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो कम हो जाएं और इंपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, तो तब आपकी जो सी इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही होती, इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा होता है तब। 9 टर्म में ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं गवर्नमेंट इंड्यूस्ड कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये इनका इफेक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। सपोज पिछले दिनों चाइना की जो सी कुछ गुड्स थी उनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और फिर नतीजतन जो सा चाइना ने वो भी अमेरिका की कुछ अशिया के ऊपर टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बिजनेसमैन के ऊपर पड़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, कुछ सब्सिडीज जो सी गवर्नमेंट देती है कंट्री के अंदर, उसकी वजह से चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसका भी इम्पैक्ट करता है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर उनकी वो वर्थ नहीं होती। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई। जो सी सप्लाई होती है ये रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल, वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं। और उसके बाद डिमांड्स के अंदर क्या आता है, रेफर्स टू हाउ मेनी पीपल वांट्स दोज गुड्स, कितने लोग उन चीज़ों को
लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जब सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसकी कीमत में कमी आ जाती है। जिस तरह ऑयल की सप्लाई बढ़ती गई तो उसकी कीमत नीचे गिरती गई। जैसे उसकी कीमत नीचे गिरी तो कुछ लोगों ने उसे लेना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। इनके माइंड में ये था कि जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, लॉकडाउन ओपन होगा तो ये ऑयल की प्राइसेस वापस बढ़ेंगी तो हम इन्हें महंगा करके भेजेंगे, अभी सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो तब जो सा है तो इसकी जो सी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट के लिए जो सी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। तो ये थी 10 इकोनॉमिक टर्म्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इकोनॉमी के ऊपर हर डायमेंशन इकोनॉमी के टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।